हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नीतू सिंघल आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दिव्य बायोलॉजी क्लासेस में। दिवाली की छुट्टियों के कारण कुछ मेरे इन लॉज वगैरह भी आए हुए थे, इसके कारण मैं अभी वीडियो नहीं बनाई पाई थी। अब मैं अपन कंटिन्यू करते हैं आगे से। आपकी जो पढ़ाई की वीडियो है एनसीईआरटी की सारी वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। तो हम लोग पढ़ रहे थे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ 11th क्लास का चैप्टर 6 है। इसमें हमने जो है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स और सेल्स के बारे में जो इंट्रोडक्शन वो पढ़ लिया था। साथ में हमने प्रोकैरियोटिक जो सेल्स है उसकी भी डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ ली थी। आज से हम शुरू करने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल्स, जिसकी हम डिटेल में स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, इसके सारे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले देखते हैं यूकैरियोटिक जो सेल्स होती है वो किस किस में पाई जाती है। प्लांट्स, एनिमल और फंजाई में ये पाई जाती है। प्लांट में जो सेल होती है वो उनमें सेल वाल, प्लास्टिड, एक बड़ी केंद्रीय रसदानी है वो प्रेजेंट होती है, यानी एक्स्ट्रा में प्रेजेंट होती है, जो एनिमल सेल्स में पाई जाती हैं। इसके अलावा जो प्लांट सेल है उसमें सेल वाल, प्लास्टिड और एक बड़ी केंद्रीय रसदानी पाई जाती है। लेकिन इसमें जो है तारका है वो एब्सेंट होता है, इसके स्थान पर इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। जबकि जो एनिमल सेल्स होती हैं, एनिमल सेल्स में सेंट्रोसोम या तारकाएं प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसमें जो सेल ऑर्गेनल्स है उसमें सबसे पहले आता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो कि एनिमल, प्लांट सेल्स, फंजाई सबकी सेल्स में पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है इसका जो नेचर होता है वो एम्फीफिलिक होता है, यानी उभयचर इसका नेचर होता है। यह लिपिड्स प्लस प्रोटीन की बनी होती है, जिसमें जो परिधीय प्रोटीन होता है और दूसरा होता है अंगभूत प्रोटीन होता है। प्रोटीन के रूप में इसमें सेल मेम्ब्रेन बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, जिसमें एक परिधीय प्रोटीन और इंटीग्रिलल या अंगभूत प्रोटीन से ये मिलकर बनी होती है। इसको केंद्रीय प्रोटीन भी कहते हैं। जो झिल्ली की सतह पर पाया जाता है उसे परिधीय प्रोटीन कहते हैं, जबकि जो आंशिक या पूर्ण रूप से झिल्ली के अंदर दशा हुआ रहता है उसे इंटीग्रल या अंगभूत या केंद्रीय प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, दूसरे होता है इसमें लिपिड। लिपिड जो होता है वो फास्फोलिपिड के रूप में पाया जाता है। मुख्य रूप से किस रूप में पाया जाता है? फास्फोलिपिड के रूप में पाया जाता है, जिसकी 2 लेयर्स होती हैं या 2 लेयर्स में ये व्यवस्थित होता है। इसके अलावा इसमें जो लिपिड्स होते हैं, इन लिपिड्स में साथ में जो झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होते हैं और इनके 2 सिरे होते हैं। एक ध्रुवीय सिरा होता है, एक पुच्छ सिरा होता है। पुच्छ सिरा जो होता है वो होता है लिपिडोफिलिक होता है, जबकि जो ध्रुवीय सिरा होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर होता है, जिसको बोलते, जैसे इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है लिपिड की, जिसमें ध्रुवीय सिरा, जैसे ये गोल सिरा है वो ध्रुवीय सिरा होता है जो कि बाहर की होता है, ये हाइड्रोफिलिक होता है। जबकि पुच्छ सिरा होता है वो अंदर की होता है, ये अध्रुवीय होता है यानी लिपिडोफिलिक होता है, लिपिड में घुलनशील होता है, जलीय वातावरण में भी ये सुरक्षित रहता है। क्योंकि ये लिपिडोफिलिक है इसके लिए जलीय वातावरण से भी सुरक्षित होता है, जल का इस पर कोई प्रभाव नहीं होता है। पुच्छ सिरा जो होता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन से बना होता है। ठीक है, ये हो गई एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है जो इसमें। और इसके अलावा जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। इसके साथ में झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। फ्रेंड्स, इसको ध्यान रख लेना कि क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के बारे में अगर पूछ लें तो झिल्ली में और कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है और फास्फोलिपिड के अलावा इसमें ग्लाइकोलिपिड भी पाया जाता है। ठीक है, जो हमने देखा था कि जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो सेल मेम्ब्रेन होती है उनकी स्ट्रक्चर लगभग समान होती है। केवल जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो यूकैरियोटिक झिल्ली में पाया जाता है, यह प्रोकैरियोटिक झिल्ली में नहीं पाया जाता है। जबकि प्रोकैरियोटिक जो झिल्ली होती है उसमें फास्फोलिपिड, प्रोटीन्स है वो दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, एक होता है जो मनुष्य की आरबीसी हुई, ये फैक्ट एनसीईआरटी का इसमें दिया हुआ है एनसीईआरटी में। तो मनुष्य की जो आरबीसी होती है एरिथ्रोसाइट में जिनको बोलते हैं, इनमें 52% प्रोटीन और 40% लिपिड पाया जाता है। क्योंकि ये एनसीईआरटी में फैक्ट दिया हुआ है तो डायरेक्ट भी ये कई बार फैक्ट उठा के पूछ लिए जाते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे आरबीसी में 52% प्रोटीन और 40% लिपिड पाया जाता है। ठीक है, अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं उसके मॉडल के बारे में हम डिटेल में अध्ययन कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से मॉडल दिए हुए हैं, जिसमें जो
इसका जो प्रमुख मॉडल है वो दिया हुआ है सिंगर व निकोल्सन द्वारा प्रतिपादित मॉडल है, जो कि 1972 में उन्होंने दिया था, जिसको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी कहते हैं या तरल किमिर नमूना हिंदी में इसको बोल सकते हैं, जो कि व्यापक रूप से मान्य कौन सॉरी सिंगर और निकोल्सन द्वारा दिया गया था। ठीक है, इसके अनुसार, इस मॉडल के अनुसार क्या है कि जो लिपिड होते हैं, लिपिड की जो प्रकृति होती है वो अर्धतरलीय होती है। कैसी होती है? सेमी लिक्विड होती है, जिसके कारण जो फास्फोलिपिड है द्विसतह के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करता है। यानी लिपिड की अर्धतरलीय प्रकृति के कारण ही जो फास्फोलिपिड होता है द्विसतह के भीतर प्रोटीन इसमें पार्श्विक यानी घूमता रहता है। किसमें? प्रोटीन, क्योंकि अर्धतलीय प्रकृति होती है। कैसी होगी अर्धतरलीय प्रकृति के बारे में? जैसे हम बटर बोल सकते हैं जिसकी अर्धतरलीय प्रकृति है, शहद है जो कि एकदम गाढ़ा होता है लेकिन लिक्विड होता है। तो इस तरह से कि फास्फोलिपिड होते हैं जिसमें प्रोटीन है वो पार्श्विक यानी घूमते रहते हैं। ठीक है, झिल्ली के भीतर गति करने की जो क्षमता है उसकी तरलता पर निर्भर करती है। तो झिल्ली के भीतर जो प्रोटीन है उसके अंदर प्रोटीन की जो गति करने की क्षमता होती है वो किस पे? लिपिड जो होते हैं उसकी तरलता पर निर्भर करती है। ठीक है, और इसके अलावा झिल्ली की जो तरलीय प्रकृति है इसके कारण इसके क्या क्या कार्य होती हैं? इसके कारण ये कोशिका वृद्धि, अंतरकोशिकीय संयोजन के निर्माण में, श्रवण, अंतःकोशिक और कोशिका विभाजन में भी सहायक होती है। ये इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। तो ये एनसीईआरटी में दे रखा। तो आप देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो प्रमुख रूप से मान्य मॉडल कौन सा है? सिंगर निकोल्सन द्वारा प्रतिपादित मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसे तरल किमिर नमूना भी कहते हैं, जिसमें लिपिड होता है, सेमी लिक्विड प्रकृति का, अर्धतरलीय प्रकृति है जिसमें प्रोटीन पार्श्विक गति करता है। ये आप इसमें याद रखेंगे। देख लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कार्य। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो फंक्शन है उनमें सर्वाधिक इंपॉर्टेंट कार्य कौन सा है? इसके अणुओं का परिवहन होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा के ही अणुओं का परिवहन होता है। इसमें जो झिल्ली होती है उसके दोनों तरफ मिलने वाले अणुओं के लिए चयनित पारगम्य होती है, यानी चयनित पारगम्य होती है, जिसके कारण इसमें कौन कौन से परिवहन होते हैं? निष्क्रिय परिवहन होता है, दूसरा इसमें सक्रिय या एक्टिव ट्रांसपोर्ट की प्रक्रिया होती है। यानी कुछ आयन जो होते हैं उनमें अणुओं की को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, बिना ऊर्जा के भी झिल्ली से ये बाहर निकल जाते हैं। तो इनको हम निष्क्रिय परिवहन या पैसिव ट्रांसपोर्ट इसका कार्य कहते हैं। जिसे उदासीन विलेय सांद्रता प्रवणता, क्या होता है? उदासीन विलेय सांद्रता प्रवणता में उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की और साधारण विस्तरण द्वारा झिल्ली से जो अणुओं का पारगमन होता है उसे हम निष्क्रिय परिवहन कहते हैं, और इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, जो कि एक प्लाज्मा झिल्ली का कार्य है। इसमें जैसे जल होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर गति कहते हैं। जल का विसरण के द्वारा जल का प्रवाह क्या होता है? परासरण कहलाता है। दूसरा होता है इसमें सक्रिय परिवहन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जैसे कुछ आयन से अणु का होता है। ये सांद्रता प्रवणता के विपरीत गति करने वाले जो अणु होते हैं वो कौन सी गति करते हैं? सक्रिय परिवहन, जिसमें उनको गति करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर गति करती हैं। इनका परिवहन कैसा होता है? ऊर्जा आधारित प्रक्रिया भी, या इनको बोलते हैं जिनमें एटीपी का यूज होता है। जैसे देख लेते हैं हम ध्रुवीय अणु। ध्रुवीय अणु जो होते हैं वो अध्रुवीय लिपिड द्विसतह से होकर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जो हमने देखा था ना कि जो सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड होती है, जो अंदर की सतह होती है वो लिपिडोफिलिक होती है, जिसमें से जल के अणु गति नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए झिल्ली में परिवहन के लिए झिल्ली को वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, साथ में इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा जो ध्रुवीय अणु है या जलीय अणु है वो गति करती हैं। तो इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो इम्पोर्टेंट या मुख्य कार्य क्या है? अणुओं का परिवहन, जो दो प्रकार से होता है, पैसिव और एक्टिव। इसमें भी आप इसके एग्जाम्पल याद रख लेंगे। पैसिव ट्रांसपोर्ट में इसका एग्जाम्पल है जल का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर विसरण द्वारा गति, जबकि
जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, जिसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसमें है ध्रुवीय अणुओं का झिल्ली के बाहर प्रोटीन की सहायता से गमन। ये इसका मुख्य कार्य है। न्यूक्लियोटिक सेल की सेल मेम्ब्रेन के बाद एक दूसरी स्ट्रक्चर आती है सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है प्लांट्स और फंजाई में पाई जाती है, एनिमल्स में ये एब्सेंट होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर दृढ़ निर्जीव जो आवरण होता है उसी को हम सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, कहाँ होता है? सेल मेम्ब्रेन के बाहर की ओर। इसका जो मुख्य फंक्शन क्या है? सेल्स को यांत्रिक हानियों व संक्रमण से रक्षा करता है। दूसरा, जो सेल्स है उनके बीच आपसी संपर्क भी बनाए रखता है, यानी एक दूसरे से दूसरी दोनों सेलों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। अवांछनीय वृद्ध अणुओं के लिए अवरोध प्रदान करता है, यानी जल्दी से कोई भी जो बाहर के बैरियर हैं, अवरोध है, जो अवांछनीय पदार्थ हैं या फिर जैसे जीवाणु हो गए, वायरस वगैरह हो गए, उनसे भी जो है फंजाई और प्लांट्स की रक्षा करते हैं। ठीक है। जो सेल वाल है मुख्य रूप से जो एल्गी है और प्लांट्स है। एल्गी में जो बनी होती है सेलुलोज, गैलेक्टिनेंस, मेनॉन्स, खनिज और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। ठीक है, एल्गी की सेल वाल किसकी बनी होती है? क्योंकि ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में भी आया हुआ है, फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है, रीट में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। एल्गी की जो सेल वाल है वो सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मेनॉन्स, खनिज और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। जबकि जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो सेल वाल है वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, इसमें जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो नव पादप हैं, यानी नवोद्भिद सीडलिंग जो सेल्स होती हैं, उनमें प्राथमिक जो भित्ति होते हैं उनमें वृद्धि की क्षमता होती है। सेल वाल जो होती है उनमें स्थित जो प्राथमिक भित्ति है उनमें वृद्धि की क्षमता होती है और यह पतली होती है। जो कोशिका परिपक्वता के साथ घटती जाती है और कोशिका के भीतर की तरफ द्वितीयक भित्ति का निर्माण होने लगता है। यानी जो सेल वाल होती है सीडलिंग प्लांट में, उनमें जो प्राइमरी सेल वाल है उनमें तो वृद्धि करती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वो परिपक्वन की ओर जाती है वैसे वैसे उनकी जो वृद्धि की क्षमता है खत्म हो जाती है और वो द्वितीयक भित्ति का निर्माण करते हैं। द्वितीयक भित्ति में जो मोटी हो जाती है और लिग्निन का इसमें जमाव हो जाता है उसे हम द्वितीयक भित्ति कहते हैं। ठीक है, इसमें जो सेल वाल होती है, सेल वाल में एक पाई जाती है मिडिल लेमिला या मध्य पटलिका, जो कैल्शियम पैक्टेट की बनी हुई एक सतह होती है। मुख्य कुछ भाग इसमें मैग्नीशियम पैक्टेट भी पाया जाता है, जो आसपास की विभिन्न सेल्स को आपस में चिपकाए हुए पकड़े रहती है। यानी जो दो सेल्स होती हैं उनके बीच में जो जोड़ने का कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट के द्वारा किया जाता है, और ये इसी को हम मिडिल लेमिला या मध्य पटलिका कहते हैं। यानी जो सेल को आपस में चिपकाए और पकड़े रखने का कार्य करती है। इसके अलावा सेल वाल में एक और कंटेंट होता है प्लाज्मा डेस्मेटा या जीवद्रव्य तंतु, जो सेल वाल व मध्य पटलिका में आड़े तिरछे रूप में स्थित होता है। यानी मध्य पटलिका जो सेल वाल होती है, जैसे यह सेल मध्य पटलिका है, इसमें आड़े तिरछे जो तंतु पाए जाते हैं उनको प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं, जो कि आसपास के साइटोप्लाज्म को जोड़ती है। यानी मिडिल लेमिला है जो तो दो सेल्स की सेल वाल को जोड़ने का कार्य करती है, लेकिन जो प्लाज्मोडेस्मेटा होते हैं जो दो सेल होती हैं उनके साइटोप्लाज्म को जोड़ने का कार्य करती हैं। इस प्लाज्मोडेस्मेटा की खोज किसने की थी? स्ट्रॉसबर्गर ने की थी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने देख लिया कि सेल की मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर देख ली, साथ में हमने सेल वॉल की स्ट्रक्चर भी देख ली। ठीक है, आगे की जो कल की वीडियो है उसमें हम पूरा गर्ल यानी अंतः झिल्ली का तंत्र यानी झिल्लीदार जो अंग है, इसमें एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स आते हैं, उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। थैंक यू।